नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल संडे में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह अभी कुछ समय से काफ़ी विवादों से घिरा हुआ है। वह थंबनेल में आपको भी पता चल गया होगा कि टॉपिक क्या है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा पहुंचते हैं कर्नाटक असेंबली साल 2022 18 दिसंबर का दिन, जब पूरी असेंबली विद्रोह की आवाज़ों से गूंजने लगती है। वह अपोजिट पार्टी के सदस्यों द्वारा सड़क पर धरना प्रदर्शन भी किए जाते हैं, जिसके पीछे की वजह केवल एक विनायक दामोदर सावरकर। असेंबली में विद्रोह के धरने का मुख्य कारण था सावरकर का जीवंत आकार का चित्र असेंबली के मेन हॉल में लगाया जाना। हालांकि यहाँ पर पहले से महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस व स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पहले से लगे हुए हैं, फिर भी सिर्फ सावरकर के चित्र की वजह से हंगामा होने की वजह का पता नहीं चल पा रहा है। आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस बात के कारण सावरकर अपनी मृत्यु के 57 साल बाद भी सवालों से घिरे हुए हैं। लोगों में आज भी इस बात को लेकर काफी असमंजस है कि सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे या विद्रोही, और यही कारण है जो कि विद्रोह का कारण बनकर उभरा है। और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अगर इस टॉपिक के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें और पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। महान लक्ष्य के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये विचार रखने वाले सावरकर के लिए क्यों है जन जन में मतभेद, आइए पता करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भगरू नामक ग्राम में दामोदर सावरकर व राधाबाई सावरकर के घर हुआ। और आज 28 मई सावरकर जी की जयंती पर ही हम बात कर रहे हैं इनके जीवन के रोचक पहलुओं पर। विनायक के सर से माता पिता का हाथ काफी छोटी उम्र में ही हट गया, जिसके बाद इन्हें जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब अगर हम बात करें इनकी शिक्षा की, तो ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण इन्हें रामायण व महाभारत जैसे महान हिंदू ग्रंथों की शिक्षा अपने पिता द्वारा प्राप्त हुई व इनकी प्राइमरी शिक्षा नासिक के शिवाजी स्कूल से पूरी हुई। ये पढ़ाई के प्रति काफी जुझारू व कुशाग्र थे, क्योंकि वे बचपन से ही कलम की ताकत को जानते थे। प्रभावी तौर पर इनका रुझान लेखन व राजनीति की तरफ बचपन से ही रहा है। वह सावरकर जी की पहली कविता महज 10 साल की उम्र में लिखी गई, जिसे पुणे के लोकल पब्लिशर द्वारा पेपर में पब्लिश किया गया। बचपन से ही रामायण व महाभारत का ज्ञान रखने वाले सावरकर हिंदुत्व भी कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसकी पहली झलक मिलती है 12 साल की उम्र में। सावरकर ने अपने ही गांव में हिंदू मुस्लिम दंगों में घायल हिंदुओं का समर्थन किया, और इसी घटना के बाद इन्हें मिला इनका नया नाम वीर सावरकर। ये बाल गंगाधर तिलक व अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर से काफी ज्यादा प्रभावित रहते व इनका ही अनुसरण करते थे। बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानकर इनके द्वारा शुरू किया गया गणेश उत्सव, जिसे सावरकर अपने गांव में कराने लगे, और सावरकर के जीवन में अब नए अध्याय की शुरुआत होती है। और इनके जीवन में सन 1901 को यमुनाबाई का आगमन होता है। उम्र के साथ साथ जब सावरकर का शिक्षा प्रेम बढ़ा, पर परिवार के खर्चे की समस्या भी सामने आई, जिस पर यमुनाबाई का निखरा हुआ व्यक्तित्व खुलकर सामने आता है। ऐसे समय में इन्होंने सावरकर जी के साथ खड़े होकर उन्हें कमजोर नहीं होने दिया व अपने पिता की मदद से सावरकर जी का एडमिशन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में करवाया, जहां एडमिशन के तुरंत बाद ही इनके राजनीतिक प्रेम को अच्छी खासी उड़ान मिली व तिलक को गुरु मानने वाले सावरकर राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ आजादी की लड़ाई में भी खुलकर जुट चुके थे, जिसका हमें पहला उदाहरण मिलता है इनके बड़े भाई के साथ मिलकर मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था का गठन। फर्ग्यूसन कॉलेज में इस गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया गया, जो कि बाद में सन 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से प्रकाश में आई। और सन 1905 में जब देश द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, तब सावरकर व चंद व्यक्तियों में शामिल हुए जिनके द्वारा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, और इन्हीं के नेतृत्व द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े युवाओं द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ तेजी से विद्रोह प्रारंभ किया गया। सावरकर भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने लगे व 1906 में सावरकर को फर्ग्यूसन कॉलेज से भी निकाल दिया गया, जिसके पीछे का कारण भी बड़ा रोचक है।
इन्होंने अपने गुरु के नेतृत्व में अभिनव भारत सोसाइटी के साथ मिलकर कॉलेज के कैंपस में देश की सबसे बड़ी विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जिसके बाद इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। देश प्रेम में समर्पित इस युवा पर नजर पड़ी श्यामाजी कृष्णा वर्मा की, और इनकी मदद व स्कॉलरशिप द्वारा इनको एडमिशन मिला ग्रेस लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी लंदन में। अपने दिलो दिमाग में राजनीति व आज़ादी की तमन्ना के साथ 3 जुलाई 1906 को इन्होंने लंदन में कदम रखा और यहाँ लंदन में इन्होंने इंडियन हाउस नामक संस्था में शरण ली। यह संस्था श्यामाजी कृष्णा वर्मा द्वारा संचालित विदेश में अपने देश के स्टूडेंट्स व देशभक्तों के लिए घर थी। कुछ ही समय में सावरकर श्यामाजी के सबसे विश्वास पात्र बन गए और इन्होंने लंदन में एक और संस्था फ्री इंडियन सोसाइटी का गठन किया। देश प्रेम के बढ़ते जज्बे के साथ इनकी मुलाकात लंदन में मदन लाल ढींगरा से हुई, जो इनकी स्पीच से काफी प्रभावित रहते थे, और समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। इनकी दोस्ती की गूंज पूरी इंडिया में तब सुनी गई जब 1 जुलाई 1909 को ढींगरा ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के एडवाइजर कर्जन वाइली को इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन की सीढ़ियों पर गोली मार दी। इसमें इंग्लैंड पुलिस फोर्स को अपने सोर्सेज द्वारा पता चला कि ढींगरा को रिवॉल्वर सावरकर द्वारा सप्लाई की गई थी, जिस कारण से सावरकर को भी कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। और यहाँ इंडिया में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। वह ब्रिटिशर्स द्वारा सन 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्सर्स जारी किए गए। इस नियम के खिलाफ हर नेशनल लीडर द्वारा विरोध किया गया, पर सबसे तेजी से प्रकाश में आया सावरकर व गणेश दामोदर व अभिनव भारत सोसाइटी का सम्मिलित विरोध प्रदर्शन, जिससे आहत होकर ब्रिटिश शासन ने गणेश दामोदर पर सोडिशन चार्जेस लगाते हुए जिला जज एटीएम जैक्सन द्वारा उन्हें कोर्ट में पेश किया गया व 8 जून 1909 को इन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। जिस समय सावरकर भी भारत में नहीं थे और गणेश सावरकर को सजा के बाद अभिनव भारत सोसाइटी कमजोर पड़ने लगी, तब भारत के सामने आया एक नए युवा देश प्रेमी का चेहरा अनंत कान्हेरे। यह इसी पार्टी के मेंबर्स में से एक थे व गणेश को मिलने वाली सजा से काफी आहत थे। इन्होंने 21 दिसंबर 1909 को एटीएम जैक्सन को गोली मार दी, जिसके बाद जैक्सन की हत्या का सीधा लिंक सावरकर से जुड़ गया। अनंत के कुछ साथियों से पूछताछ व प्राप्त कुछ लेटरों से मालूम हुआ कि जैक्सन पर हमला करने वाली पिस्टल लंदन से इंडिया भेजी गई थी, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सावरकर को अरेस्ट वारंट जारी किया गया, जिसकी खबर के बाद सावरकर रातों रात इंग्लैंड छोड़कर पेरिस मैडम भीकाजी कामा के घर पहुंच गए और ब्रिटिश शासन को सावरकर को अरेस्ट करने में 1 साल का समय लगा। 13 मार्च 1910 को लंदन में पुलिस ने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें लंदन से इंडिया मॉरियो नामक शिप द्वारा भेजा गया, पर जैसे ही शिप मार्से फ्रेंच पोर्ट पर पहुंचा वे शिप से गायब हो गए। कानून का ज्ञान रखने वाले सावरकर जानते थे कि इन्हें ब्रिटिशर्स फ्रांस में अरेस्ट नहीं कर सकते, पर इनका केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक पहुंचा व अंत में फैसला ब्रिटिश के हक में आया। वे इन्हें भारत लाया गया 4 जुलाई 1911 को। ब्रिटिश कोर्ट ने सावरकर, जिनकी उम्र उस समय महज 28 वर्ष थी, इन्हें सेक्शन 121A के तहत 50 साल काले पानी की सजा सुनाई और इन्हें सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। काफी संघर्ष के बाद ये 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा किए गए व 1937 तक इन्हें रत्नागिरी में कन्फाइनमेंट में रखा गया, जिससे पता चलता है कि ब्रिटिशर्स सावरकर से कितना डरते थे। इनके द्वारा सन 1909 में लिखी गई बुक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 काफी प्रचलित हुई। वह यह बुक क्रांतिकारियों के लिए तो ग्रंथ बन गई, क्योंकि सावरकर वह पहले आदमी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को इंडिया का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया था। इनकी देशभक्ति एक प्रमाण यह भी है कि सावरकर द्वारा जेल में कलम व कॉपी न मिलने पर भी 7000 से ज्यादा कविताएं देश प्रेम पर बनाई, याद की व वापस आकर लिखी। इनके जीवन पर कुछ विद्रोह के छींटे इस कारण से पड़े हैं, जिस कारण
का विद्रोह हमें अभी कर्नाटक असेंबली में देखने को मिल रहा है, जब इन्होंने सेलुलर जेल में माफीनामा प्रस्तुत किया। आइए जानते हैं क्या था कारण। इनके द्वारा पहला माफीनामा 3 सितंबर 1911 को भेजा गया, जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा खारिज किया गया। जिसके बाद 14 नवंबर 1913 को जब रेजिनाल्ड क्राइडोज इंडियन गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर जेल के दौरे पर आए तो इन्होंने अपना दूसरा माफीनामा उनके हाथ में दिया, जिसमें लिखा था कि वे अब विद्रोह के साथ ना होकर शांति के साथ हैं, बस इन्हें यहाँ से रिहा किया जाए। इसे ब्रिटिश कोर्ट द्वारा दोबारा फिर नकार दिया गया, जिसके बाद सन 1917 में इन्होंने अंग्रेजी सरकार से अपने साथ साथ जेल के बाकी पॉलिटिक लीडर के लिए जनरल एमनेस्टी की मांग की, पर इसे भी नकार दिया गया। इसके बाद एक और माफीनामा सन 1920 को प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद इन्हें 1921 को अंडमान के रत्नागिरी जेल शिफ्ट किया गया, पर ब्रिटिश शासन द्वारा इनसे एक प्रेडिक्शन साइन करवाया गया, जिसमें साफ लिखा था कि सावरकर ने इंडिया में ब्रिटिश रूल को अच्छा माना है, और यही डिक्लेरेशन सावरकर व गणेश की आज़ादी व बदनामी का कारण माना जाता है। माफीनामे के पीछे की वजह अगर जानी जाए तो वह है सेलुलर जेल की यातनाएं, जिनमें शामिल है तेल की मशीन को हाथ से चलाना, कोड़े बरसाना व हफ्तों तक खाना न मिलना। जिसके बाद सावरकर द्वारा जेल में लाइब्रेरी बनवाई गई। वह कानून के जानकार थे। वह सावरकर के मुताबिक अपने हक की बात करना सही था, जिसे लोग माफीनामा कहते हैं, वह उनका लीगल राइट था। अब बात करते हैं सावरकर के हिंदुत्व के प्रति आत्मसमर्पण की। यह हिंदुत्व में विश्वास करते थे और साथ ही इसके नाम पर होने वाले अंधविश्वास के कट्टर विरोधी भी थे, और यह इसे विकास में बाधा मानते थे। ये 3 पिलर्स को हिंदुत्व मानते थे कि एक देश, एक संस्कृति व एक जाति। इसके बाद अगर हम बात करें सावरकर की मृत्यु की, तो इन्होंने अपने लिए इच्छा मृत्यु को चुना। वह 1 फरवरी 1966 को अचानक से इन्होंने खाना पीना व दवाई लेना बंद कर दिया, और एक और अंतिम वाक्य हमें दिया, आत्महत्या नहीं, आत्मसमर्पण। इन्होंने लिखा कि जब इंसान की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो उसे मृत्यु की प्रतीक्षा न करके स्वयं मृत्यु के पास चले जाना चाहिए। वह 26 फरवरी सन 1966 को इस महान व्यक्तित्ववान आत्मा ने देह त्याग किया। धन्यवाद। अब हमारे व्यूअर्स कमेंट में बताएं कि इस कथन के बाद आपको क्या लगता है, सावरकर क्रांतिकारी थे या विरोधी? अगर आपको कुछ और भी पता है इनके जीवन से जुड़े पहलुओं के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।